रिडम्पशन रिडम्पशन रिडम्पशन। यार मेरे बच्चे कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिडम्पशन के लिए, जल्दी बनाओ, ऑन करो कैमरा, लाइट ऑन, क्योंकि ये है रिडम्पशन सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज है डे 7 और चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई नो ये चैप्टर बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो डेफिनेटली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलने से पहले मैं पूछना चाहूंगा बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर का आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए और साथ में जो ब्लैक कलर की बेल है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली और भी जो 21 डेज चैलेंज की वीडियोस हैं वो सीधा आपको मिलती रहे। फाइन, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर रिडम्पशन और डिबेंचर्स में। और सबसे पहले लेना चाहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। ये नॉर्मली कई बच्चों को क्या है, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है बच्चों। जैसे ही हम बोलते हैं क्लास में रिडम्पशन तो 60% बच्चा सोचता है रिडम्पशन मतलब शायद कोई रिडम्पशन अकाउंट डेबिट होगा। नहीं नहीं, जब हम बोलते हैं इश्यू डिबेंचर्स, आप समझ नहीं पाते कि इश्यू डिबेंचर्स में इश्यू अकाउंट डेबिट क्या होगा। यानी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम है। यानी इस चैप्टर के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अकाउंटिंग प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, और इसके अंदर जो जनरल एंट्रीज हैं वो तो बहुत बेसिक हैं और शायद सबसे कम एंट्रीज हैं। आप पार्टनरशिप इतना कर चुके हैं, आप शेयर्स पूरा कर चुके हैं, इसमें तो बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है। तो साइकोलॉजिकली प्लीज मैं कहना चाहूंगा इसको माइंड से निकाल दीजिए। और ये जो है 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली जो शेयर्स का अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमारा 8 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है। तो इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और 8 मार्क्स का भी आ सकता है। यानी इसकी रेंज 3 से लेके 8 मार्क्स की है। फाइन, देख सकते हैं। तो चलते हैं रिडम्पशन और चैप्टर्स के इस चैप्टर पे, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिडम्पशन का और टॉपिक रहेगा लमसम। मैं इसी के एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, मैं अभी लमसम और जो सेकंड मेथड है हमारा इंस्टॉलमेंट्स, दोनों मेथड को मैं लूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिडम्पशन का मीनिंग रीपेमेंट है, और लमसम का मतलब जब आपने जो टाइम पीरियड प्रॉमिस किया है, मैं से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का, तो ठीक 5 साल के बाद पैसा वापस आपको करना है। यानी मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे 1 अप्रैल 15 को, यहां पर 15 को आपने ₹10 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 ईच। फाइन, अब मेरा यह मानना है कि अगर मैं लमसम में रिडीम करता हूं, और यहां पे मैंने डेट लिखा है रिडम्पशन का 31 मार्च 18, यानी 1 ईयर 2 ईयर 3rd ईयर, 3 साल के बाद मुझे सारा का सारा पैसा वापस करना है। तो ये 10 लाख मुझे रिडीम करना है 31 मार्च को पार पे। तो ये है इशू, ये है रिडम्पशन, ये है इशू। और जब भी मैं इशू बोलूं तो प्लीज रिमेंबर, आपको विजुलाइज होना चाहिए पैसा उड़ के आपके पास आ रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। मैं हमेशा कहता हूं पावर ऑफ विजुलाइजेशन, जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे क्लासरूम में तब तक आप नहीं समझेंगे। तो इशू का मतलब जब भी आप बोलें तो आपके पास पैसा आता है, इसलिए वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट होता है। फाइन, जब बात करें रिडम्पशन की तो आपके पास पैसा कम हो रहा है, वहां बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना समझ लीजिए। इश्यू के टाइम पे लायबिलिटी बढ़ती है, डिबेंचर्स बढ़ते हैं, और जो हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है डेबिट क्रेडिट का कि लायबिलिटीज जब बढ़े तो क्रेडिट होती हैं, और यहां पर लायबिलिटीज कम हो रही है इसलिए डिबेंचर्स डेबिट होगा। फाइन, तो बात करते हैं रिडम्पशन की। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए आफ्टर 3 इयर्स, इस दिन एंट्री क्या बनेगी? हम इशू की एंट्री तो इशू के चैप्टर्स में देखेंगे, बट यहां पर हम सिर्फ रिडम्पशन की बात कर रहे हैं। रिडम्पशन की एंट्री क्या बनेगी वो हमें ध्यान करना है। उस रिडम्पशन के लिए मैंने 7 स्टेप्स का ये प्रोसेस बनाया है, तो इसका नाम है 7 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन। ये 7 स्टेप्स का प्रोसेस है रिडम्पशन का। एक एक स्टेप करेंगे, एक एक ऊपर से नीचे तक आते हैं। फाइन, तो सबसे पहले स्टेप 1 रिडम्पशन का सबसे पहला प्रोसेस है क्या कि कंपनीज ने कह रखा है आपको कि आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, और वो डीआरआर कितना है 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, जो सेक्शन 71(4) है वो क्या कहता है कि आपको कम से कम मिनिमम 25% डीआरआर तो बनाना है जितने डिबेंचर्स आपके पास अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी जितने डिबेंचर्स का पैसा आपके सर पे कर्जा है। तो आप बताइए 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स का पैसा मैंने बोरो किया, बोरो मतलब पैसे आपसे मांगा, ठीक है, ले लिया, और अभी मैंने वापस कुछ भी नहीं किया, तो मेरे सर पे कर्जा कितना है 10 लाख रुपीस का। तो 10 लाख भैया क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो ये 25% डिबेंचर जो हम डीआरआर निकालेंगे 25%, वो यहां हम किस पे निकालेंगे? 10 लाख के ऊपर निकालेंगे। फाइन, 2,50,000 हमारा डीआरआर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, जिस कंपनी को डीआरआर बनाना होता है उसको पैसा इन्वेस्ट भी करना है आउटसाइड सिक्योरिटीज में। वो सिक्योरिटीज जो डिफाइंड है, वो सिक्योरिटी जिसके अंदर की मान लीजिए कोई शेड्यूल बैंक के अंदर आपने डिपॉजिट करा दिया या आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर ली, उसके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया है 15% ऑफ
डिबेंचर्स टू बी रिडीम बाय 31 मार्च ऑफ करंट ईयर, यानी अगर ये करंट ईयर चल रहा है तो 31 मार्च 2019 को जो डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उसका फेस वैल्यू का 15% हमें इन्वेस्ट करना होगा। और इसकी इन्वेस्ट की डेट क्या होती है? हमारी इन्वेस्ट की डेट होती है 1 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल। इन डेट में से कोई भी आप एक डेट ले सकते हैं। फाइन, जैसा डेट लेंगे उतने ही मंथ्स का हमें इंटरेस्ट मिलेगा इस डीआरआई पे, यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। एंड डीआरआर इज व्हाट? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो पहले दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीआरआर कब बनना चाहिए वो बड़ा सवाल आता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डीआरआर मैं यहां भी बना सकता हूं, डीआरआर मैं यहां भी बना सकता हूं, कहीं भी बना सकता हूं। यानी कंडीशन ये है कि रिडम्पशन से पहले डीआरआर होना चाहिए, कभी भी हो सकता है जो 25% डीआरआर है वो 2 इंस्टॉलमेंट में बना लीजिए, आधा यहां बना लीजिए, आधा यहां बना लीजिए, जैसा क्वेश्चन में लिखा हो। फाइन, तो यहां मान के चलते हैं हमने ये डीआरआर यहां बना लिया 25%। फाइन, 31 मार्च को हमने डीआरआर बना लिया 25% ऑफ 10 लाख। फाइन, ये डेट क्लियर होगी। डीआरआई की डेट क्या होगी? जैसे हमने बताया 1 अप्रैल या 30 अप्रैल। अगर हम 1 अप्रैल को बनाते हैं तो 1 अप्रैल ले लीजिए आप यहां पे डीआरआई 1 अप्रैल को। अगर आप डीआरआई बनाना चाहते हैं कब? 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को भी बना सकते हैं। दोनों में से और है, जो मर्जी बना लीजिए। अगर 1 अप्रैल को करेंगे तो इंटरेस्ट 12 मंथ्स का मिलेगा, 30 अप्रैल को करेंगे तो इंटरेस्ट 11 मंथ्स का मिलेगा। तो ये डीआरआई का 2 कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो बेचेंगे भी कब? ऑन द डे ऑफ रिडम्पशन, यानी जिस दिन आप रिडीम कर रहे हैं उस दिन सेल ऑफ डीआरआई होगा। ये मेरा स्टेप 3 है। तो स्टेप 1 डीआरआर बनाना, स्टेप 2 डीआरआई परचेज करना, स्टेप 3 सेल ऑफ डीआरआई। और इसकी मैं बात आपको डीआरआर बता चुका हूं जब एंट्रीज की बात करेंगे कि ये हमारा कहां से आता है? यस, डिविजिबल प्रॉफिट से, जो हमने डिविडेंड के लिए रखा होता है उस प्रॉफिट से हमारा ये डीआरआर बनता है। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं 4th स्टेप की, डिबेंचर्स ड्यू फॉर पेमेंट। अब डिबेंचर्स ड्यू हो गए पेमेंट के लिए, अब आपने पैसा पे करना है, उसकी एंट्री डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद करते हैं बात इंटरेस्ट की। आपने इंटरेस्ट जो है डीआरआई पे जो मिलेगा उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर इस पे टीडीएस है तो टीडीएस डेबिट हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस कलेक्टेड डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न। डिबेंचर्स की बात करें तो उस पर भी इंटरेस्ट हमें देना होता है, उसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। अगर टीडीएस पेबल है तो उसी के अकॉर्डिंगली एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है पेमेंट टू डिबेंचर्स। ये जो ड्यू हुआ था उसको पेमेंट करना है, इसकी एंट्री डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। और ये ड्यू आपका पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है डिबेंचर्स हमेशा पार पे रिडीम हो। अगर पार पे है तो डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम पे है तो डिबेंचर्स डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। फाइन, तो उसी हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। और लास्ट, जितने भी डिबेंचर्स रिडीम हो जाते हैं उसकी फेस वैल्यू का 25% यानी वो डीआरआर टू जनरल में ट्रांसफर करना होता है। ध्यान से सुनिए, जनरल में सिर्फ उतने ही डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 25% जाएगा जो रिडीम हुए। यानी हर बार जो डिबेंचर्स रिडीम होते रहते हैं उसको हम जनरल में उसका 25% ट्रांसफर करते रहते हैं। तो 7 स्टेप जल्दी से याद करते हैं। स्टेप 1 आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है, और जो ऊपर की पॉकेट है वो मेरे पास प्रॉफिट है, नीचे की प्रॉफिट डीआरआर है। ऊपर की पॉकेट से नीचे की पॉकेट में डालेंगे तो एंट्री बनेगी सरप्लस टू डीआरआर, सरप्लस टू डीआरआर। तो हम एंट्री साथ साथ अगर आपको समझाएं तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। बात करते हैं सेकंड एंट्री की। जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तब हमारी एंट्री बनती है डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वही एंट्री है जो फर्नीचर परचेज की होती है, मशीनरी परचेज की होती है, सिमिलरली नॉर्मल एंट्री होती है। सेल ऑफ डीआरआई की इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक डेबिट टू डीआरआई। डिबेंचर्स ड्यू की एंट्री हम बता चुके हैं, या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे। अगर पार पे होगा तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और अगर प्रीमियम पे होता तो यहीं पे हम क्या कर देंगे? प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। फाइन। स्टेप 5 इंटरेस्ट की एंट्री। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सो बैंक डेबिट, टीडीएस कलेक्टेड डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डीआरआई। और अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल अकाउंट। वेरी गुड। पेमेंट की एंट्री, जब हम पेमेंट करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फाइन। और लास्ट में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व।
तो जल्दी से क्या कीजिए, एक व्हाइट शीट निकालिए, व्हाइट शीट निकाल के इसी तरह से कलर्ड पेन निकालिए और ये 7 स्टेप्स बना लीजिए और मेरे साथ साथ बोलते हैं 7 स्टेप्स ऑफ रिडम्पशन, यानी यहां रिडम्पशन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लमसम मेथड, कौन सा मेथड? लमसम। पहली बात करते हैं क्या, स्टेप 1 डीआरआर बनाना, स्टेप 2 डीआरआई, स्टेप 3 सेल ऑफ डीआरआई, स्टेप 4 डिबेंचर्स ड्यू फॉर पेमेंट, 5th स्टेप इंटरेस्ट की एंट्री, चाहे वो देना हो या लेना हो, 6th स्टेप पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड 7th ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये था लमसम। बात करते हैं अगर यही डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट में रिडीम होना हो तो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंगली बात करते हैं। और मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि मैंने आपके लिए इसके साथ, इस वीडियो के साथ, ये मैं आपको 32 पेजेस का ये एक बुकलेट भी शेयर करने वाला हूं। ऑलमोस्ट 31 पेज है, 32 ब्लैंक है, तो ये बुकलेट भी मैं आपको दूंगा। इसमें ये सब कुछ है, ये पूरा का पूरा जो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये सब कुछ है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइन, ये जो है लमसम के बारे में है, लमसम्स के रिलेटेड भी है, इंस्टॉलमेंट्स का भी है, साथ में फिर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट भी है, और उसके बाद आपके लिए एक मॉक पेपर भी है जो आप आज रात को कर पाएंगे, यानी जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह शाम, जब भी वीडियो देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप ये पेपर कर पाएंगे। तो ये पूरी बुकलेट आपको पीडीएफ इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। फाइन, तो अब डिस्कस करते हैं। इस पेज 9 है, इस पेज 9 में हमारा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम हो रहे हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पे 10 लाख के डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, और यहां पर 31 मार्च 16 में हम रिडीम कर रहे हैं कितना, 2000 डिबेंचर्स, और यहां रिडीम कर रहे हैं 3000, और यहां रिडीम कर रहे हैं 5000, यानी यहां पर मैं 2000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहा हूं, यानी 2 लाख रुपीस के। यहां मैं 3000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहा हूं, यानी 3 लाख के, and here I am redeeming 5000 debentures, it means 5 लाख। आप बात को समझिए, ये जो डीआरआर की बात है, सेक्शन 71(4) जो कहता है, वो क्या कहता है कि डीआरआर होना चाहिए 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, यानी ये जो 10 लाख है इसका 25% डीआरआर मैं स्टार्टिंग में बना चुका हूं, कितना, 2,50,000। अब हर बार रिडीम हो रहे हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, मान लीजिए 10 लाख में से मैंने 2 लाख रिडीम कर दिए, अब है 8 लाख, क्या मैं 8 लाख में डीआरआर बनाऊंगा? नहीं, ये बच्चों को प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता। बच्चे सोचते हैं 3000 फिर रिडीम कर दिया, 10 लाख में से 5 लाख रिडीम हो गए, क्या 5 लाख में डीआरआर बनूंगा? नहीं, डीआरआर सिर्फ एक बार बनेगा। मैं फिर बताना चाहूंगा, डीआरआर सिर्फ एक बार बनेगा 10 लाख रुपीस के ऊपर, और वो कब बनाएंगे? वो होना चाहिए कब? रिडम्पशन से पहले। वो चाहे आप इस डेट को बना दीजिए, चाहे इस डेट को बना दीजिए। हाँ, यहां पर अगर हम बात करें, अगर कंपनी यहीं शुरू हुई है, यहीं पे, तो डीआरआर हम यहीं पे बना सकते हैं ऑन द डे ऑफ रिडम्पशन। लेकिन जो डीआरआई होगी, वो डीआरआई तो करंट ईयर के अंदर 1 अप्रैल और 10 अप्रैल के बीच में होती है। तो यहां पर यानी इस जगह मैं 1 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को डीआरआई बना सकता हूं, यानी डीआरआई पहले बन जाएगा और डीआरआर बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे तो पता था 12 महीने बाद मैंने डिबेंचर रिडीम करने हैं, बट प्रॉफिट तो मैंने कमाया नहीं था, अभी स्टार्ट हुआ ही एक साल भी नहीं हुआ। तो जिस दिन प्रॉफिट कमाया उस दिन हम डीआरआर बना सकते हैं, और डीआरआई मेरा यहां बन जाएगा, यानी 1 अप्रैल या 10 अप्रैल को। तो ये सिचुएशन है जहां डीआरआई पहले बनता है, डीआरआर बाद में। बात करते हैं 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम हो गए, आप क्या करेंगे इस स्टेज पे? जितने डिबेंचर्स रिडीम होते हैं उनका, यानी 2 लाख का 25% जो आएगा, उतना डीआरआर हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। फिर दोबारा बोलना चाहूंगा, एक बार बनता है डीआरआर, सिर्फ एक बार। जैसे लाइफ में किसी से प्यार आपको एक बार होता है, वैसे ही डीआरआर भी सिर्फ एक बार बनता है स्टार्टिंग में, 25%। अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में गिवन है 3-4 बार बन रहा है, वो अलग बात है, बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम 25% पहले साल में बना देंगे, 2,50,000। लेकिन अब 2 लाख का जो 1/4 है, 50,000, वो जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा कब? इसी डेट को। जब हम 3 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करेंगे तो 3 लाख का 1/4 ट्रांसफर करेंगे 75,000 जनरल रिजर्व में, और लास्ट में जब 5 लाख का होगा तो 5 लाख का 1/4 कर देंगे हम, और फिर हमारा 1,25,000 यहां ट्रांसफर होगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? यानी डीआरआर टू जनरल रिजर्व हर बार बनेगी जब जब रिडम्पशन होगी, मगर डीआरआर एक बार बनेगा। तो ये हमारा है लमसम भी और इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट में कुछ नहीं करना, डीआरआर सिर्फ एक बार बनाना है, और जब जब रिडीम करेंगे तब डीआरआर टू जनरल रिजर्व, डीआरआर टू जनरल रिजर्व, डीआरआर टू जनरल रिजर्व, यानी इसी 2 लाख का 15% डीआरआई भी बनता है, और इसी 2 लाख का 25% जनरल रिजर्व में जाता है। इसी 3 लाख का 15% डीआरआई बनेगा, इसी 3 लाख का 25% डीआरआर टू जनरल रिजर्व, इसी 5 लाख का, यानी 5 लाख का 15% डीआरआई बनेगा, और उसी का ही हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है।
रिडम्पशन और डिबेंचर। जो बच्चों को प्रॉब्लम आती थी इस वीडियो के बाद नहीं आएगी, और आप एक शीट लेके ये 7 स्टेप बना लीजिए और साथों के साथ स्टेप के साथ एंट्री लिख लीजिए और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये बुकलेट का पीडीएफ मैं साथ में आपको दे रहा हूं, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगली वीडियो में चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। और उन बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें जो अभी भी प्रॉब्लम में हैं। और मैं कहना चाहूंगा अब सीधा सीधा हमारे 30 डेज बच चुके हैं और 30 डेज के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आ रहा हूं। वो रहेगा पूरा प्लानिंग का कि इस 30 दिन में क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसके लिए जरूर वेट कीजिएगा। लेकिन उसके लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी ही। और जाते जाते प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट ईच प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, और अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बाय बाय।